आइए आज सेट नंबर 3 देखते हैं 2015 का। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आया है, ही वाज वन ऑफ दो, ये ए फेलो ट्रेवलर से आया है, ठीक है, और इसके राइटर हैं ए जी गार्डनर। दूसरा क्वेश्चन जो आया है ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, आई एम जॉन सर्ट का था, ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। तीसरा ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, ये आपका वोमेंस एजुकेशन से आया है, यस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके राइटर हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज, ये भी उसी से आया है वोमेंस एजुकेशन से। सोसाइटी नीड एंड नाउ, समाज को किस तरह की औरतों की आवश्यकता और क्यों, ठीक है ना, अब किस प्रकार की औरतों की आवश्यकता है समाज को। दूसरा, व्हाट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जीवन में सफलता की चाबी क्या है, तो ये आपका सेक्रेट ऑफ हेल्थ से आया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाउ डज हार्ट इंट्रोड्यूस इटसेल्फ, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आई एम जॉन हर्ट से आया है। तो इसमें केवल आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है शार्ट में, और दोनों सिलेबस में नहीं है, इसको काट दीजिए आप। आगे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। मदर द, इसमें हॉलीडे होगा, ठीक है, यह फतेह चक्रवर्ती से वाला जो पार्ट है, द होम कमिंग, वहाँ से आया है। पहला सही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल नॉट वैनिश बिफोर द मोर, इसमें आपका हेक्टिक होगा, दूसरा वाला, क्लियर, उत्तेजक विधियाँ, हेक्टिक वेज। द उपनिषद विल नॉट, इसमें सीज होगा, सीज मतलब पहला वाला सीज, रोकना बंद करना सीज मन होता है, क्लियर, वुमेन्स एजुकेशन से लिया गया है। पैसन इज नॉट पावर, इट इज़ द एब्यूज होगा, लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं है। चौथा नहीं सिलेबस में, इसको आप काट दीजिए। चौथा क्वेश्चन तो फिर इसके बाद आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब पांचवा क्वेश्चन में पहला है, डू यू थिंक दैट शंकु वाज ए प्रोफेशनल थीप, क्या आप सोचते हो कि शंकु एक व्यावसायिक चोर था। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो ये प्रोफेशनल थीप नहीं है, आपको बताना है, क्योंकि होता तो चुराने के बाद घड़ी रखता नहीं, तो नॉट प्रोफेशनल थीप बताना है। बिकॉज ही पुट द टेबल ऑन, ठीक है, ही पुट द वॉच बैक ऑन द टेबल आफ्टर काउंटिंग थेफ्ट, क्योंकि चोरी के बाद वो टेबल पर घड़ी को वापस रख दिए थे। हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी अजनबी से कैसे छुटकारा पाया। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द चाइल्ड आफ्टर ही लॉजेज हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता को खो दिया था तो उसके बाद उसकी दशा का वर्णन करो। फ्लाइट मतलब दशा या दुर्दशा। ये तीनों क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं, इसकी वीडियो भी आपको बनी है, आप उसको देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन के शॉर्ट स्टोरी के नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो देखिए, फॉर व्हाट आर मेन बेटर, ये आपका पासिंग ऑफ आथर्स लिया गया है, इसके राइटर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इसके बाद ब्रिजी काल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एन एल जी रिटेन कंट्री चार्ट से लाइन है, सिलेबस में आपके नहीं है। नेचर वर अन एंग्री फ्राउन, ये आपका सॉन्ग ऑफ फ्री से लिया गया है, जिसके कवि हैं स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है ये देखिए आपके सेंट्रल आइडिया में एन एल जी वाला आपके सिलेबस में, इसको काट दीजिए। बाकी माई हेवन, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, दोनों आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 3 आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच में से इसकी किसी एक की परिभाषा 2 द्वारा लिखना है। उसके बाद देखिए अब इनडायरेक्ट पे आ जाते हैं। माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, तो आपको करना क्या है, सेड टू का यहाँ क्या करना है, आस्क्ड कर देना है। माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड। उसके बाद वाई सेकंड टाइप है, तो आप कंजक्शन वाई ही लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट ही लिख दो। डज का आपको करना है डिड, वाई ही डिड नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम, टुडे का जगह क्या कर देना है आपको, दैट डे कर देना है। समझ में आ गया। फिर सुन लो, माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड वाई ही डिड नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम दैट डे। आई सेड टू माई फ्रेंड, तो हो जाएगा आई परपोज्ड टू माई फ्रेंड हो जाएगा, सेट की जगह परपोज्ड रहेगा। इतना ध्यान देना, परपोज्ड के साथ भी आपको टू लगाना रहता है, तब उसके बाद माई फ्रेंड रहेगा, क्लियर। आई परपोज टू माई फ्रेंड, परपोज के बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो टू लगाना पड़ता है, नहीं लिखना है तो नहीं लगाना पड़ता है, ठीक। आई परपोज टू माई फ्रेंड, उसके बाद आपको कंजक्शन क्या लगा देना है, दैट लगा देना है, क्लियर। फिर अस को आपको क्या कर देना है, आई के अनुसार बदलोगे तो वी हो जाएगा, लेट का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, वी शुड, क्लियर। आई परपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब, क्लियर, सब कुछ वही रहेगा। आई परपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो ऑन ए ट्रिप टू द पंजाब। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बी वाला, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इज वेरी पंक्चुअल, ही स्टडीज इन क्लास 12 इन 12th क्लास। ठीक ना। तो आपको जो है इसका बनाना है सिंपल सेंटेंस। ठीक ना। तो अब ऐसे करो इसको, पहले आप राम लिख दो। क्या लिख दोगे? राम। उसके बाद कामा लगा दो। राम के बाद क्या करोगे? कामा लगा दो। तो अब उसके बाद ठीक, फिर उसके बाद जो है आप करो द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। क्लियर? ऐसे करो द स्टूडेंट, उसकी पोजीशन राम की बताना है ना, कैसी ना पोजीशन के नेम्स बनेगा। राम कामा, फिर उसकी पोजीशन बताओ द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। 12th क्लास जो इसमें है वही लिख दो, 12 लिख के TH। राम द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास कामा, फिर कामा कर दो। ठीक। इज, ठीक ना, एन इंटेलिजेंट, इज एन इंटेलिजेंट। उसके बाद इज के बाद क्या? एन इंटेलिजेंट। उसके बाद इंटेलिजेंट के बाद एंड लगाना है, एंड पंचुअल, एंड वेरी लगा देना, वेरी पंचुअल बॉय। क्लियर? राम द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास कामा इज एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय। फिर से सुन लो, राम कामा द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, फिर कामा इज एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय। तो स्टडीज का मतलब वहीं से आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस। 2 वर्ब आपको लिख नहीं सकती हो, एक ही मेन वर्ब आपको लिखना पड़ेगा। तो मतलब वह कक्षा 12 में पढ़ता है, तो कक्षा 12 में पढ़ता है कहने का मतलब वो कक्षा 12 का विद्यार्थी है कि हुआ कि नहीं हुआ, तो वही चीज़ आपको बताना पड़ेगा। राम की पोजीशन बताना। देखिए 3 वाक्य पढ़ोगे। राम एक पहला है, राम बुद्धिमान लड़का है, वह बहुत पंचुअल है, वह कक्षा 12 में पढ़ता है। तो आपको जब जोड़ के बताओगे यही कहोगे कि कक्षा 12 का विद्यार्थी राम बहुत बुद्धिमान और पंचुअल है। क्लियर? कक्षा 12 का विद्यार्थी राम बुद्धिमान और बहुत पंचुअल है, यही से कहोगे ना, क्योंकि 2 वर्ब आप लिख नहीं सकते हो। क्लियर? इज ही लगा सकते हो, तो इसके साथ स्टडीज लगा ही नहीं सकते हो। क्लियर? तो इसलिए ऐसे हो जाएगा राम कामा द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मतलब 12 में पढ़ता है कहने मतलब 12 का विद्यार्थी। क्लियर? कुछ शब्द हम अपने तरफ से लेते हैं ना सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। या फिर आपको चलिए दूसरा तरीका बता दें, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, एक तरीका और कर लो। राम कामा एन इंटेलिजेंट, ठीक है, उसके बाद एंड लगा दो, एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय कर दो, एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय कर दो, फिर कामा कर दो, फिर यही हटा के स्टडीज इन द 12th क्लास तक भी चले जाएगा। राम एक बुद्धिमान और बहुत मतलब पंचुअल लड़का कक्षा 12 में पढ़ता है, ये भी सही है। वर्ब आपको एक ही, जब स्टडीज लगाओगे तो ये हटाना पड़ेगा, समझ गए ना? ठीक। राम कामा एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय, ठीक, कामा स्टडीज इन 12th क्लास, ये ऐसे भी चल जाएगा। ठीक। बुद्धिमान और बहुत पंचुअल लड़का राम कक्षा 12 में पढ़ता है। क्लियर? तो ये भी सही है। आपको एडजेक्टिव के हिसाब से जोड़ दो, दोनों एडजेक्टिव सेट कर दो। क्लियर? अब ऐसे भी एक तरीके का इसको ऐसे कह सकते हो, एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय राम स्टडीज इन 12th क्लास, ये भी सही है आपका। ठीक ना? राम को चाहो तो कामा भी हटाना चाहो, बिल्कुल दोनों कामा हटा दो। एन इंटेलिजेंट एंड वेरी पंचुअल बॉय, अब बॉय के बाद राम कर दो, उसके बाद स्टडीज इन 12th क्लास, आपका कैसी ना पोजीशन का भी नियम खत्म हो गया। समझ गए ना? इतने तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पोजीशन के हिसाब से द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास वाला सबसे बेटर था। ठीक, बाकी आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे बताया। ठीक। माई नीस प्रैक्टिसेज लॉ, मेरी भतीजी प्रैक्टिस लॉ मतलब लॉ की प्रैक्टिस करती है, कानून की। सी इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, वो अपना रिसर्च वर्क कर रही है। तो मतलब इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। आपको करना क्या है, नीस के बाद आपको हु कर देना, बस और कुछ नहीं करना। माई नीस हु प्रैक्टिसेज लॉ, मेरी भतीजी जो लॉ की प्रैक्टिस करती है, उसके बाद आपको कामा कर देना है। इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, ठीक है ना? उसके बाद इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, वह अपना रिसर्च वर्क
कर रही है। क्लियर? माय नीस हु प्रैक्टिसेस लॉ, तो कामा इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। परस्यूइंग माने कोशिश करना, पाने की कोशिश करना, मतलब रिसर्च वर्क में सफलता पाने की कोशिश करे। क्लियर? अब देखिए अगले है वर्ड आपका पैसिव वॉइस है हु टीचेज यू इंग्लिश, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हु आर यू टाट, हु आर यू टाट इंग्लिश बाय। उसके बाद प्रश्नवाचक के निशान लगेगी। हु आर यू टाट इंग्लिश बाय, या ऐसे भी कर सकते हो हु इज इंग्लिश टाट टू यू बाय, या तो बाय हुम से भी बना सकते हो। बाय हुम, हु की जगह हुम कर दो, बाय लगा दो, लास्ट में बाय हटा दो और बाकी सब वही रहेगा। क्लियर? बाय हुम आर यू टाट इंग्लिश, ये भी सही है। ठीक ना? हु आर यू टाट इंग्लिश बाय कर दो, नहीं तो आप बाय से बनाना चाहो, शुरुआत में बाय लगा दो, तब हु का हुम कर दो, लास्ट में तब बाय मत करो। हु आर यू टाट इंग्लिश, ये भी सही है। बाय हुम आर यू टाट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टाट इंग्लिश चाहिए कहो, या हु आर यू टाट इंग्लिश बाय। क्लियर? चलिए करेक्शन देख लेते हैं कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है। हु टीचेज, नहीं आई प्रिफर काफ़ी, सॉरी पॉजिटिव डिग्री भी बचा है, ठीक है, ओके वेलकम बैक। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो पॉजिटिव डिग्री तो श्याम को पहले कर दो। ठीक है? श्याम इज नॉट, श्याम इज नॉट कर दो, फिर उसके बाद मोर कर दो। श्याम, नहीं सॉरी सो लगेगा, पॉजिटिव डिग्री है तो सो लगेगा। श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट कर दो, इंटेलिजेंट कर दो, देन करके राम कर दो, सॉरी हाँ एज, पॉजिटिव बना रहे हैं एज। श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाता है टाइम को देखते हुए। चलिए फिर से बता दे रहे हैं, श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई प्रीफर काफ़ी, देन के जगह टू कर दो, देन की जगह क्या हो जाता है टू, प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ ऑलवेज टू लगता है। दूसरे वाक्य में आई रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम, तो आपको करना क्या है, एट हटा देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि रीच और इंटर ये सभी कुछ वर्ब हैं, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाता, तुरंत जो है हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्लियर? ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पर की अलग से एट नहीं लगेगा। क्लियर? जैसे ही इंटर द रूम, वह कमरे में प्रवेश किया, वहाँ इनटू नहीं लगेगा। क्लियर? रीच का मतलब कहीं पर पहुंचना, तो पर की अंग्रेजी हो जाती है उसमें। आई लाइक टू रीड हिंदू, गलती क्या है? ठीक है सॉरी, अभी एक टर्म पहले छोड़ दिए। आयन यूरोपियन में से ए कर दो बस, और नहीं कुछ करना है। तीसरे वाले में आयन हटा के ए कर दो, क्योंकि यूरोपियन का उच्चारण जब लिखोगे ना तो यह आएगा। क्लियर? तो उच्चारण हिंदी का जो आता है पहला अक्षर उसी के हिसाब से आर्टिकल लगता है, तो ए यूरोपियन होगा, आयन नहीं रहेगा। आयन हाँ, इसी तरह से एशियन पहले ए लगा दो, क्योंकि एशियन में ए आ रहा है। हाँ, तो इसको आयन को एशियन से पहले लगा दो, उस ए को यूरोपियन से पहले लगा दो, बस ये इतना करना। गलत दिया है, जहाँ जो लगाना चाहिए उल्टा लगाया, ठीक ना? तो ही इज ए यूरोपियन एंड नॉट एन एशियन। चलिए अगला देखते हैं। ही रन्स वेरी फास्टली, अब इसमें सॉरी एक फिर हम आगे निकल गए, सॉरी। आई लाइक, यहाँ रीड, रीड से पहले आप द लगा दो, रीड से पहले क्या सॉरी हिंदू से पहले द लगाना, हिंदू से पहले द लगाना है। चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा टाइम ओवर हो चुका था तो थोड़ा जल्दी कर दिया, तो गलती जल्दबाजी में हो जाती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो चलिए प्रयास करेंगे अब जल्दबाजी ना करें, जो हो पाएगा उतना हल कराते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो फिर देख लीजिए, काफ़ी के बाद दैन नहीं लगेगा, टू लगेगा, दूसरे वाले में एट नहीं लगेगा, और तीसरे वाले में यूरोपियंस पहले ए लगेगा, और एशियंस पहले एन लगेगा, और चौथे में हिंदू से पहले द लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट अगला देखते हैं, पाँचवा। अब यहाँ फास्टली में से एल वाई हटा दो आप, क्योंकि फास्टली कोई शब्द नहीं है, वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। फास्ट एडवर्ब है, मतलब ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ी से दौड़ता है। फास्ट माने तेज़ी से होता है, तो उससे कभी अलग से एल वाई नहीं लगा जाएगा। क्लियर? रन फास्ट माने तेज़ी से दौड़ा, रन्स फास्टली वेरी फास्ट। तो फास्टली कोई शब्द नहीं है, एडवर्ब नहीं है, पढ़ने में लगता है आपको सही लेकिन गलत है, वो फास्ट ही लिखा जाता है। क्लियर? अगला है मेनी ए पैट्रियाट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड, इसमें बताओ गलती।
तो कई देशभक्त अपने मातृभूमि के लिए मर गए हैं। तो इसमें गलती ये है कि मेनी ए जब कभी आ जाता है तो आपके रूल दिया गया है, क्लियर, बुक में वर्ब वाले चैप्टर में, एक्सीलेंट में। तो मेनी ए के साथ एक वचन का नाउन लिखा जाता है और एक वचन की वर्ब लिखी जाती है, इसलिए आप हैव हटा के हैज कर दो। मेनी ए पैट्रियाट हैज, क्योंकि अगर ए नहीं होता तो मेनी पैट्रियाट बहुवचन रहता पैट्रियाट्स, तब तो हैव सही था, लेकिन मेनी के साथ अगर ए आ जाएगा तो बहुवचन का नाउन भी नहीं लिखा जाएगा, एक वचन का नाउन लिखा जाएगा और वर्ब भी एक वचन की लगेगी। अब समझ गए ना, वो सिंगुलर माना जाता है। अब एक बात ये भी जान लो कि यहाँ कन्फ्यूजन मत होना कि डाई के साथ आफ लगता है, डाइड ऑफ कालरा, डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ फार सही है, क्लियर। क्यों सही है कारण समझ लो, नहीं तो आप कन्फ्यूजन कभी कभी फार को भी आप आफ कर दोगे अनायास। आफ नहीं करना, क्यों नहीं करना, सुन लो नियम, सुन लो इसके कुछ। अपने देश के लिए या विश्वास के लिए कोई आदमी मरता है तो फार लगता है। अगर बीमारी से मरेगा, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ थर्स्ट, भूख प्यास से मरेगा तब आप लगता है, क्लियर। डाइड ऑफ कोरोना, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कुछ भी थर्स्ट, तो वहाँ आप लगे। लेकिन मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, विश्वास के लिए, डाइड फॉर हिज कंट्री, मदरलैंड, फॉर हिज बिलीफ, ये सब सही है। और डाई के साथ कुछ और हम पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। और डाई के साथ हम फ्राम तब लगाते हैं, फ्राम भी लगता है कभी कभी, लेकिन घाव से कोई आदमी मिलता, डाइड फ्राम उंड। और डाई के साथ हम कभी कभी बाई भी लगाते हैं जब हिंसा से कोई आदमी मिलता है, डाई बाई वायलेंस। और डाई के साथ हम कभी कभी थ्रू भी लगा देते हैं जब कोई लापरवाही से मरता है, डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, या ठीक है, या नेग्लिजेंस किसी को, इस तरह से मतलब कि डाई के साथ हम लगाते हैं, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां है आपका पहला ईडियम साइड फ्रेज। इसमें देखिए 5 दिए, इसमें से 3 आपको परीक्षा में करना पड़ेगा। पहला है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड माने क्या होता है, प्रभावहीन या शून्य, क्लियर। नल का मतलब नील से है, शून्य है, ठीक है, शून्य होता है जिसका कोई प्रभाव न पड़े। तो वाइड मतलब भी वही होता है, नल एंड वाइड माने प्रभावहीन या शून्य। ये फ्रेज है, इसका कोई खास मतलब नहीं है परेशान होने की, कहाँ से ओरिजिन हुआ कैसे नहीं। मतलब शून्य, शून्य का मतलब क्या, जैसे किसी चीज़ का प्रभाव किसी के ऊपर शून्य प्रभाव पड़ा, यानी कि कुछ भी नहीं पड़ा, प्रभावहीन या शून्य। दूसरा लीव समबॉडी इन द लर्च। किसी व्यक्ति को जो है मतलब लीव माने छोड़ देना, समबॉडी किसी व्यक्ति को इन द लर्च। वैसे लर्च का शाब्दिक अर्थ होता है झटका, झटके से किसी को छोड़ देना, लेकिन यहाँ मतलब क्या होता है, पूरे का मुहावरे का एक साथ अर्थ लिया जाए। लीव समबॉडी इन द लर्च माने होता है बीच मझधार में छोड़ना। मझधार में छोड़ना क्या होता है इसका, मझधार में छोड़ना, ठीक। मझधार में कहते कि मतलब किसी को मतलब कि आप बीच में छोड़ दिए, ठीक, मझधार में छोड़ देना, क्लियर। जैसे किसी को बीच रास्ते में छोड़ देना, किसी को लिवा कर कहीं पर जा रहे हो, आधे दूर गए हो, फिर उसको पूरा ना ले जाके छोड़ दे। जैसे ना, अगर किसी को आप नाव से पार करना है, आपको ले जा रहे हो या तैर कर पार करो, तो बीच में ले गए आप, उसके बाद कहते कि अब नहीं मैं आगे ले जाऊंगा, तो उसको बीच रास्ते में आप क्या किए, छोड़ दिए, तो जानिए मझधार में छोड़ दिए, क्लियर। तो इसी कहते हैं लीव समबॉडी इन द लर्च। तो याद करने की इसमें ट्रिक क्या है, लर्च माने झटका होता है, लीव माने छोड़ना। किसी को झटके छोड़ना, जैसे किसी को लिवा के कहीं पर जा रहे हो तो अचानक उसको झटक के आप वहाँ से हट गए, कहीं नहीं अब तू जा, मैं तुमको लेके नहीं जाऊँगा, तो आप उसको क्या किए, मझधार में छोड़ दिए। आप समझ गए ना। अब देखिए अगला है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट माने होता है पुरानी शत्रुता भुला देना, पुरानी शत्रुता भुला देना, ठीक। तो याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी, हैचेट माने होता है कुल्हाड़ी, क्या होता है, कुल्हाड़ी, एक्स, ठीक है। और बरी माने क्या होता है, दफनाना या गाड़ना, दफनाना या गाड़ना। तो अब इसमें क्या है कि मुहावरा जो निकल के आया है, पुरानी शत्रुता को भुला देना, ये इसका अर्थ निकल रहा है। तो जब तक अर्थ नहीं जानोगे तब तक वाक्य नहीं बना पाओगे। तो या ओरिजिन इसकी कहाँ से है कि मतलब ये ग्रीक मिथोलॉजी में कहानी है कि 2 लोग थे, तो उसमें एक आदमी जो है, ठीक है ना, तो अब दूसरे आदमी से अक्सर झगड़ा कर लेता था। तो वो मतलब झगड़ा जो करता था वो लकड़ी काटने का काम करता था, तो उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, तो कोई बात होती तो उसी कुल्हाड़ी लेकर उसको मारने के लिए दौड़ता था कि मैं तुमको मार दूंगा। तो मतलब बहुत पुरानी दुश्मनी थी। तो एक दिन की बात है कि कोई मतलब एक मीडिएटर आया दोनों को समझाने के लिए, झगड़ा सुलह कराने के लिए। तो उसने बताया कि यार तू कुल्हाड़ी लेकर तुम जब होता तब मतलब कि झगड़ा करने के उतावल हो जाते हो। तो वह उसने कहा कि चलो ठीक है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए यार, पुरानी दुश्मनी नहीं, हमेशा सोचना चाहिए कि अब तुम लोग नए ज़माने के लोग हो, नए ढंग से रहना चाहिए, मित्र बन जाना चाहिए। तो कहा चलो ठीक है, आज के बाद हम इस कुल्हाड़ी को गाड़ दे रहे हैं। बरी माने गाड़ देना, दफना देना। कहा कि कुल्हाड़ी को हम ज़मीन के अंदर गाड़ दे रहे हैं, कभी इसको खोदेंगे
नहीं। तो कुल्हाड़ी को गाड़ने का मतलब क्या है? शत्रुता को भुलाना। तो जाले कुल्हाड़ी ही नहीं रहेगी तो हम लेके दौड़ेंगे ही नहीं, मारेंगे नहीं। इस तरह से मुहावरा बन गया पुरानी शत्रुता को भुला देना। आप समझ गए कि नहीं? इस तरह से आप ट्रिक के द्वारा इसको आराम से ओरिजिन के द्वारा याद कर सकते हो। ठीक, अगला क्राई फॉर द मून माने होता है असंभव वस्तु को पाने की इच्छा करना। ठीक, क्राई माने क्या होता है? चिल्लाना होता है ना। मून माने क्या होता है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा के लिए कोई बच्चा चिल्ला रहा है, आप फॉर एग्जाम्पल पढ़े थे मैया में तो चंद्र खिलौना लेंगे, श्री कृष्ण ने कहा था। अब देखिए चंद्रमा को खिलौने के रूप में लेंगे तो क्या संभव है? नहीं है ना। अगर आप कोई लड़का कह रहा है मैं तो चंद्रमा को क्राई फॉर द मून, चंद्रमा के लिए चिल्ला रहा है कि चंद्रमा को हमको चाहिए, तो उसको तो मिलेगा था ही नहीं। बहुत करेगी तो उसकी माँ क्या करेगी? पानी रख देगी, ठीक है ना, थाली में। उसके बाद उसमें कह देगी इसी में झाँको, देखो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, या पानी के पास ले जाएगी, उसको पकड़ेगा तो चंद्रमा गायब हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से चंद्रमा को पाने की इच्छा उसकी क्या है? असंभव है। तो मतलब कुल मिला के यही है कि चंद्रमा को के लिए चिल्लाना यानी असंभव वस्तु को पाने की इच्छा करना। क्लियर? इस तरह से आपको ट्रिक के द्वारा इसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, हाँ, अगर आपको जो है इडियम्स को इसके ऊपर सेंटेंस बनाना है, क्लियर, तो आप सेंटेंस बना सकते हो। हिंदी में कोई वाक्य सोच लो, असंभव वस्तु को पाने की इच्छा करना। क्लियर? तो आप उसी को अंग्रेजी में क्राई फॉर द मून यूज कर दो। किताब में आपको एक्सीलेंट में देखोगे तो सेंटेंस आपको मिल जाएंगे सबके ऊपर, ठीक है ना। और इसके अलावा यही नहीं, यूट्यूब पे जाओगे वन इडियम्स एंड फ्रेज के नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें 10 पार्ट में हम 100 इडियम्स कवर कराए हैं। क्लियर? जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और उसमें वाक्य सहित आपको कराए हैं। आप वाक्य न बना पाओ तो वहाँ से भी आप पहले पढ़ लो, ठीक है। सीरीज से, विद्या क्वेश्चन से, सब जगह वाक्य आपको मिल जाएंगे। मेन दिक्कत होती है कि हमको अर्थ ही नहीं याद होता। ठीक, तो अर्थ जैसे बता रहा हूँ इसी तरह से ट्रिक से उसका कुछ कनेक्शन करके याद करोगे तब भूलेगा नहीं। ठीक, नहीं तो रटोगे तो पक्का भूलोगे। तो आप वीडियो भी देख सकते हो, किताब से देख सकते हो। हाँ, किसी का सेंटेंस आप ना बना पाओ तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, तो एटलीस्ट इसमें 5 में से आपको 3 तो कर ही ले जाओगे एग्जाम में, 3 ही करना होगा। अगर पूरा पढ़े रहोगे तो 3 नंबर आपको कटेंगे नहीं। अगला है वाइटर देन वाइट। वाइटर देन वाइट माने क्या होता है? पूरी तरह से अच्छा और ईमानदार बने रहना। क्लियर? पूरी तरह से अच्छा और ईमानदार बने रहना, ठीक है ना। जिसको धब्बा रहित भी कहते हैं, जैसे किसी के ऊपर कोई धब्बा नहीं लगा हो। धब्बा मतलब जैसे अपराध का, ठीक है, पाप का कोई मतलब धब्बा लग जाता है ना, कालिक से ज़्यादा काला क्या होता है? कलंक होता है, इस तरह की बातें, ठीक है ना। तो धब्बा रहित, पूरी तरह से ईमानदार और पूरी तरह से अच्छा और ईमानदार बने रहना, उसको कहते हैं वाइटर देन वाइट। क्लियर? अब याद करने की क्या ट्रिक है? वाइट माने क्या होता है? सफ़ेद, ठीक है, और धब्बा रहित भी इसका मतलब होता है। ठीक, अब देखिए वाइटर माने अधिक सफ़ेद देन वाइट, सफ़ेद, सफ़ेद से भी अधिक सफ़ेद। कहने का मतलब उसके अंदर कुछ भी मतलब काला मतलब पन नहीं है, मतलब वो ईमानदार है, धब्बा नहीं है। अगर सफ़ेद से भी अधिक सफ़ेद कोई चीज़ है, कोई कपड़ा है या, ठीक है, या पन्ना ही है, सफ़ेद से भी अधिक सफ़ेद है, तो कहने का मतलब उसमें कोई धब्बा है नहीं, वो धब्बा रहित है। क्लियर? और कोई भी मतलब उस पर कलंक नहीं लगा है, यानी वो पूरी तरह से, इस तरह से कोई व्यक्ति है तो पूरी तरह से अच्छा और ईमानदार बने रहता है। क्लियर? जैसे एकदम वाइट मनी ही कमा रहा है कोई आदमी, वाइट मनी ही तो कमा रहा है, तो वाइट मतलब वाइट मनी, तो वो एकदम ईमानदार ढंग से है, तो पूरी तरह से अच्छा और ईमानदार है, तभी तो, ठीक है, वाइट है, वो वाइट मनी कमा रहा है। इस तरह से आप इसका कुछ कनेक्शन करके आप याद करोगे। हाँ, यही नहीं है, ये तो हमारी ट्रिक है याद करने की। आप इसको अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, कोई भी इडियम्स के ऊपर, उसमें जो शब्द है उसका अर्थ से कनेक्शन करो। क्लियर? कैसे ये अर्थ हो सकता है, ये तो शाब्दिक अर्थ तो लिया नहीं जाएगा इसका, तो कैसे हो सकता है उसको समझो, तब परीक्षा में आप कर पाओगे, नहीं तो पक्का भूलोगे आप। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं ओरल। ओरल माने क्या होता है? लिखित होता है, सॉरी, ओरल मीन्स मौखिक होता है, एंटानिम से इसका लिखित होगा। ओरल माने होता है मौखिक, जैसे कहते हैं ओरल ही, वैसे बता दीजिए मौखिक ही। तो इसको क्या, इसका एंटानिम्स क्या होगा? रिटन हो जाएगा। रिटन माने लिखित। अगला है शार्प। शार्प माने होता है तेज। तो एंटानिम्स पूछा है कि एंटानिम्स बताइए इसका। तो तेज मतलब जो धारहीन हो, तेज हो, जैसे कोई मतलब औजार है तेज है, तो उसका ब्लंट होता है सिनोनिम। एंटानिम्स क्या होता है? ब्लंट। ब्लंट माने होता है भथुरा या धारहीन, ठीक ना, ये इसका अर्थ होता है। डीप माने गहरा होता है, तो इसका एंटानिम्स क्या होगा? सैलो। SHALLOW। सैलो माने होता है छिछला, जहाँ पानी कम हो सैलो वाटर कहते हैं, जहाँ ज़्यादा हो गहरा। सैलो का मतलब पानी फैला हुआ है, गहराई से नहीं है।
और गहरा रहेगा जो तो वहाँ इकट्ठा रहेगा। क्लियर? शैलो माने छिछला। अगला देखते हैं सिनोनिम्स, हम देख लेते हैं सिनोनिम्स में पहला शब्द है प्रे। प्रे माने क्या होता है? प्रार्थना करना। तो ठीक है, तो प्रार्थना के लिए क्या होगा? रिक्वेस्ट। क्या? वर्शिप माने तो पूजा करना, तो वो रिक्वेस्ट ज़्यादा सही है। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम ना। रिक्वेस्टेड में नहीं कर देते, ही रिक्वेस्टेड मी, वह मुझसे प्रार्थना किया। तो ज़्यादा परीक्षा में देखिए होता क्या कि एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम्स अगर मिल रहा है तो एग्जैक्ट लिखिए, काम चलाऊँ मत लिखिए। ठीक है, जब नहीं मिल रहा है तब काम चलाओ किया जाता है, अनायास नहीं। एरर माने क्या होता है? एरर माने होता है मिस्टेक, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स है। एरर माने होता है गलती। तो रॉन्ग माने गलत होता है, रॉन्ग सही नहीं पड़ेगा। मिस्टेक ज़्यादा सही रहेगी, सिनोनिम्स एकदम एग्जैक्ट। EMISTAK। मिस्टेक माने गलती होता है। क्लियर? अब होता क्या है देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में एक बात आपको और ध्यान देना पड़ता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ध्यान देना है। अगर नाउन है तो उसका एंटोनिम्स या सिनोनिम्स नाउन ही होना चाहिए। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। एडवर्ब है तो एडवर्ब भी होना चाहिए। वर्ब है तो वर्ब भी होना चाहिए, तभी आपका सही सिनोनिम्स माना जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर? यही तो होता है। अभी आप SSC वगैरह का पेपर देंगे तो उसमें क्लोज टेस्ट आता है, मतलब ये 4 शब्द दिए रहेंगे, उसको बताना पड़ता है कौन इसका एग्जैक्ट शब्द है सिनोनिम। सभी का अर्थ एक जैसा लगता है, आप कंफ्यूज रहते हो, तो वहाँ भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान देना पड़ता है और उसका शब्द का यूज करने के तरीके पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा शब्द कहाँ फिट बैठेगा। ठीक, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कौन बेटर है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ चाहिए, तो इस तरह से आपको यूज़ करना चाहिए सिनोनिम, तब आपका 100% सही आंसर माना जाता है, नहीं तो गलत हो जाता। तो एरर का मतलब यहाँ मिस्टेक होता है। क्लियर? मिस्टेक माने गलती, एरर माने गलती होता है। अर माने गलती करना, अर से एरर बना है। क्लियर? नाउन, तो मिस्टेक माने भी गलती, नाउन। क्लियर? तो रॉन्ग तो क्या है आपका? एडजेक्टिव है, जैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना। नाउन का नाउन, मिस्टेक। टफ माने क्या होता है? कठिन, तो इसका आपको हार्ड करना पड़ेगा। टफ जैसे कहते हैं बड़ा क्वेश्चन टफ आया था, टफ क्वेश्चन माने कठिन प्रश्न, हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, डिफिकल्ट भी कर सकते हो, हार्ड, डिफिकल्ट भी कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो। तो कोई भी शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं, उसके साथ नाउन लगा के सेट कर दो। अगर नाउन सेट हो जा रहा है जान लीजिए एडजेक्टिव है। ठीक है, नहीं तो वो नाउन ही रहेगा। वर्ब में ना शब्द आता है हिंदी में, जैसे जाना, तो ना शब्द आ रहा है तो आपका वर्ब है। ठीक, चलिए आगे। नो लॉन्गर इन यूज, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। नो लॉन्गर इन यूज, अधिक लंबे समय से जो यूज में ना हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट। OBSO, ऑब्सो, LETE, ऑब्सोलीट। एक्सीलेंट में है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, दोहराया करो जो पढ़ाया गया। ऑब्सोलीट माने होता है अप्रचलित, अप्रचलित, जो प्रचलित ना हो। ठीक है, अप्रचलित, ऑब्सोलीट। जैसे 1000 रुपये का नोट अब ऑब्सोलीट हो गया है, अप्रचलित है, वो प्रचलित नहीं है। 1000 रुपये इन इंडिया इज ऑब्सोलीट। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, सभी रोगों के लिए एक ही उपचार हो। रेमेडी माने उपचार या इलाज, उसको हम क्या कहते हैं? पैनेसिया, PANACEA। पैनेसिया माने होता है रामबाण दवा या सर्वरोग नाशक दवा, ऐसी दवा। क्लियर? है कोई दवा ऐसी? पैनेसिया मेरे हिसाब से केवल एक दवा है, दैट इज योगा। क्लियर? योगा करिए, सभी रोगों का इलाज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रामदेव भी यही बताया जा रहा है। क्लियर? दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल ना किया जा सके उसको हम क्या कहते हैं? इनइमिटेबल। क्या होगा? IN फिर IMI, इनइमिटेबल जोड़ दीजिए। इनइमिटेबल माने जो है नकल ना करने योग्य, या जिसकी नकल ना किया जा सके। इस तरह से तीनों का एक एक शब्द आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर इसमें आपका जो बहुत ठोस नंबर मिलता है। ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे आपका बिल्कुल जो है बहुत अच्छा नंबर मिल जाएंगे। ठीक, 14 नंबर का सेम टू सेम आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। क्लियर? 3 देखिए यहाँ 3 नंबर का इडियम्स एंड फ्रेज, 3 नंबर के टाइम, 3 सिनोनिम्स, 3 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 जो है आपका होमोफोन्स। 14 नंबर एकदम डायरेक्ट आपको वर्ड पावर से आ रहा है। क्लियर? और बाकी तो ग्रामर तो आ ही रहा है। और
ठीक, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए किस शब्द का क्या मतलब होता है। और ख़ास बात यह है कि वर्ड पावर याद करने की एक ये भी फ़ायदा है, अगर ग्रामर आपको नहीं भी आ रहा है तो वर्ड पावर अगर आ रहा है तो डायरेक्ट उसको लिख दोगे तो नंबर पा जाओगे, इसमें एक भी नंबर आपका कटेगा भी नहीं, इसलिए वर्ड पावर पे ध्यान दें। डोज माने क्या होता है, होमोफोन्स बताइए। DOSE डोज माने खुराक होता है, क्या होता है, खुराक होता है, ठीक ना। और अगला डोज माने क्या होता है, झपकी लेना, झपकी लेना या उगना उघाना। फिर कुछ लोग बैठे बैठे नींद लगने लगती है, पढ़ते हो कुछ देर तो झपकी आने लगती है, तो उसको कहते हैं डोजिंग करते हो। क्लियर। तो फिर चलिए अब आगे देखते हैं, सेशन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मेरे सिद्धांत की अनेक बार परीक्षा हुई, तो इसकी लिखो, जो लोग किए हो मिला लो, नहीं किए हो तो लिख लो तत्काल, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका में मेरे सिद्धांत की अनेक बार परीक्षा हुई, तो सबसे पहले लिखोगे ये माई प्रिंसिपल, माई प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल में PLE रहेगा। माई प्रिंसिपल वाज टेस्टेड, मेरे सिद्धांत की परीक्षा हुई, पास में है ना, इसलिए माई प्रिंसिपल PRINCIPLE, प्रिंसिपल माने होता है सिद्धांत, और PL रहता होता प्रधानाचार्य। तो माई प्रिंसिपल वाज टेस्टेड मेनी टाइम्स, अनेक बार का अंग्रेजी लिखो। मेनी टाइम्स माने अनेक बार या कई बार, एक ही चीज़ है, सेवरल टाइम्स भी कह सकते हो। माई प्रिंसिपल वाज टेस्टेड मेनी टाइम्स इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी क्या होता है, इन साउथ अफ्रीका। क्लियर। हाँ, जिसकी स्पेलिंग नहीं आएगा आप बिल्कुल पूछ सकते हो। आउट ऑफ टॉपिक नॉट अलाउड, यू कैन डिस्कस ऑन अदर टॉपिक आफ्टर क्लास, नॉट ड्यूरिंग क्लास। प्रायः मुझे पता रहता था, ठीक है, तो प्रायः मुझे पता रहता था, आई ऑफन न्यू, KNEW, मैं प्रायः जानता था, न्यूमिस जानना है पता है। आई ऑफन न्यू, KNEW, कि मेरे विपक्षियों ने, दैट कर दो, दैट माई अपोनेंट्स, विपक्षियों का मतलब होता है अपोनेंट्स, जो आपके विरोधी रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, उनको अपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। OPPO, आपो, NENTS जोड़ दीजिए, अपोनेंट्स, ठीक है, मेरे विपक्षियों ने। हाँ, अपने गवाहों को लिखा पढ़ा कर तैयार किया है, तो लिखो, क्योंकि हैड लगाओगे, क्योंकि वहाँ न्यू है तो यहाँ हैज नहीं लगेगा, हैड ही लगेगा। क्लियर। हैज या हैव नहीं लगेगा, हैड प्रिपेयर्ड, हैड प्रिपेयर्ड, माई अपोनेंट्स हैड प्रिपेयर्ड देयर विटनेस, ठीक है, देयर विटनेसेज, अपने गवाहों को, विटनेस मैंने होता है गवाह, WIT विट, नेस उसी में जोड़ देना, ES फिर जोड़ देना, विटनेसेज, अपने गवाहों को। क्लियर। हाँ, पढ़ा लिखा कर तैयार करना मतलब वही, तो प्रिपेयर्ड देयर विटनेसेज। नेविंगली, एक शब्द लिखो, नेविसली, सॉरी नेविसली, KNAVISHLY, KNA में के साइलेंट रहा है, KN से कोई शब्द शुरू होता तो के साइलेंट आता, जैसे नॉलेज, न्यू, ठीक है। KNAVISHLY, नेविसली। अब यहाँ क्या होता है देखो, समझ लो कि मतलब गवाहों ने अपने गवाहों को पढ़ा लिखा कर तैयार कर लिया। पढ़ा लिखा कर तैयार करना का मतलब यहाँ धूर्तता से तैयार करना। एक होता है सब नेविसली, नेविसली मतलब किसी को धूर्तता से बहका के पढ़ा लिखा के, ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा के तैयार कर लिया, मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ा के लिखा, मतलब धूर्तता से। क्लियर। गलत तरीके से तैयार करना उसको कहते हैं, उसको नेविसली, धूर्तता से या गलत तरीके से तैयार करना। क्लियर। घूस के मारा या किसी भी तरीके से। KNAVISHLY, यहाँ नेविसली माना होता है पढ़ा लिखा कर। क्लियर, ठीक, यानी कि पढ़ा लिखा कर मतलब यहाँ धूर्तता से या गलत तरीके से, इसलिए नेविसली यूज़ किया जाएगा, रीडिंग और राइटिंग नहीं होगा। हाँ, उसके बाद और यदि मैं अपने पक्षकार अथवा उसके गवाहों को झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित कर देता तो एंड इफ, और यदि की अंग्रेजी लिख लो एंड इफ, एंड इफ। उसके बाद लिखो आई हैड, ठीक है, आई हैड इनकरेज्ड, मैं प्रोत्साहित कर लेता, सब्जेक्ट बाद वर्ब लिखा जाएगा। एंड इफ आई हैड इनकरेज्ड, ठीक है, यदि मैं प्रोत्साहित कर लेता किसे, हाँ अपने पक्षकार, तो माई पार्टी, पार्टी अपने पक्षकार मतलब अपनी पार्टी को, जो हमारी पार्टी पक्ष में। आई हैड, हाँ, इनकरेज माई पार्टी आर हिज विटनेस, अथवा उसके गवाहों को अंग्रेजी आर हिज
विटनेस, हाँ झूठ बोलने के लिए लिखो टू टेल लाइज, टू टेल लाइज, टेल लाइज लिख लो या टेल ए लाई, बात देखी हुआ, क्लियर। ए नहीं लिखा जाएगा तो लाइज हो जाएगा, टू टेल लाइज या टू टेल ए लाई, टू टेल लाइज। उसके बाद तो के लिए कामा लगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे कर लेता तो मतलब आई हैड इनकरेज्ड है ना, तो जैसे कर लेता तो हम मुकदमा जीत सकते थे। तो इस तरह की बातें जब आते तो एक में जो है हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, अगले में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, क्लियर। ये ग्रामर का रूल है कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक ना। तो इसलिए आप यहाँ लिखोगे आगे वी कुड हैव वन, तो हम जीत सकते थे, अंग्रेजी होगा वी कुड हैव वन, वी कुड हैव वन द केस, हम मुकदमा जीत सकते थे, इसकी अंग्रेजी हो गई वी कुड हैव वन द CASE केस, ठीक। अब फुल स्टॉप कर दूं। पर मैं सदैव इस प्रलोभन पर रोक लगाता रहा, ठीक है। तो लिखो बट आई ऑलवेज, पर मैं सदैव कहेंगे जी बट आई ऑलवेज, मतलब हमेशा इस प्रलोभन पर रोक लगाता, इसके अंग्रेजी चेक्ड सच टेम्पटेशन, चेक्ड माने रोक लगाना, बट आई ऑलवेज चेक्ड CHECKED, चेक्ड सच टेम्पटेशन माने होता है प्रलोभन, जैसे किसी को कोई लालच दे दो, प्रलोभन दे दो कि हाँ तुम इतना काम करोगे तो इतना दे देंगे, चेक्ड सम, हाँ बट आई ऑलवेज चेक्ड सच होगा, सच SUCH, सच माने ऐसे या इस। अब प्रलोभन किस स्पेलिंग लिखो टेम्पटेशन, TEMPT, पहले TEMPT, टेम्प लिख लो ATIONS जोड़ दो, टेम्पटेशंस TEMPTATIONS, टेम्पटेशंस, ठीक। तो ये सभी वर्ड पर भी आप ध्यान दो, ट्रांसलेशन करते समय किस वर्ड का क्या मतलब है, ताकि कोई और स्टोरी है, कहानी है, तो शब्द का ज्ञान रहेगा तो आप उसको बना के लिख ले जाओगे। हाँ देखो आगे, और मुझे केवल एक ही अवसर याद है, तो लिखो मुझे केवल एक ही अवसर याद है, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर माने मुझे याद है या मैं याद करता हूँ, आई रिमेंबर ओनली वन अकेजन, ओनली वन अकेजन, केवल एक ही अवसर, OCCASION अकेजन की स्पेलिंग होगी OCCASION, अगर SION होता उसको जन पढ़ा जाता है, SSION होता सन पढ़ा जाता है, जैसे पैसन PASSION, अकेजन SION, क्लियर। ओनली वन अकेजन था, हो गया आई रिमेंबर ओनली वन अकेजन, ठीक। जब मुकदमा जीत लेने के बाद, ठीक है, मुझे संदेह हुआ था, व्हेन के बाद कामा कर दो, मुकदमा जीत लेने के बाद उसकी पार्टिसिपल है तो लिखो हैविंग वन द केस, व्हेन कामा हैविंग वन द केस, फिर कामा, क्यों बीच में कोई इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, दो कामा के बीच में लिखा जाता है, क्लियर। व्हेन हैविंग वन द केस, हैविंग वन द केस के आगे पीछे कामा लगा दो, फिर कामा के बाद लिखो मुझे संदेह हुआ था, तो लिखो आई वाज डाउटेड, आई वाज डाउटेड, किसी के द्वारा ही संदेह होगा, आई वाज डाउटेड, या आई बिकेम डाउटफुल भी लिखा सकते हो अगर एक्टिव वॉइस में लिखोगे, क्लियर। आई वाज डाउटेड दैट मेरे पक्षकार ने मुझे धोखा दिया है, तो माई पार्टी हैज डिसाइडेड, ना सॉरी डिसीव्ड मीन्स धोखा देना या चीटेड भी कर सकते हो, माई पार्टी हैज डिसीव्ड मी, DECEIVED, डिसीव्ड, या चीटेड भी कर सकते हो CHEATED, क्लियर। DECEIVED, कभी भी बड़ी की आवाज़ जब आएगी सी के बाद EI लिखा जाता है, नहीं तो IE लिखा जाता है, जैसे चीप में IE रहेगा, बड़ी ई की साउंड, सी रहेगा तो EI। माई पार्टी हैज़ डिसीव्ड मी, हाँ फुल स्टॉप कर दो, हाँ माई पार्टी हैड डिसीव्ड मी, तो यहाँ हैड ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ डाउटेड लिखे थे आप ना, तो अगर हैज लिखोगे तो हैड कर दो, क्योंकि पीछे वाला सेंटेंस आप हैड पास्ट में लिखे हो ना, तो यहाँ भी हैड कर देना बेटर माना जाएगा इनडायरेक्ट नियम से। अंतःकरण से सदा मेरी यह कामना रहती थी, तो इसकी अंग्रेजी लिखो अंतःकरण से सदा मेरी यही कामना रहती थी, तो लिखो
आई हैड ऑलवेज, ठीक है ना, आई हैड ऑलवेज माई डिजायर बाई कॉन्साइंस, अंतःकरण का लिख दो कॉन्साइंस, CON लिख के साइंस जोड़ दो, या CIENC। आई हैड ऑलवेज माई डिजायर बाई कॉन्साइंस दैट, की का अंग्रेजी लिख लो दैट, मैं तभी जीतूं जब मेरे पक्षकार का मुकदमा सही हो। तो ठीक है, मैं तभी जीतूं जब मेरे पक्षकार का मुकदमा सही हो। आई लिखो, मैं तभी जीतूं का अंग्रेजी लिखो आई शुड विन, मैं तभी जीतूं मतलब मुझे तभी जीतना चाहिए, अंतःकरण कर रहा है, क्लियर। आई शुड विन व्हेन, जब का अंग्रेजी लिखो व्हेन, हाँ माई मेरे पक्षकार, माई पार्टी, व्हेन माई पार्टी, जब मेरे अच्छा मेरे पक्षकार का मुकदमा, तो ऐसे कर दो, थोड़ा सा और कर दो, व्हेन द केस ऑफ माई पार्टी कर दो। तो द केस, क्योंकि आपके बाद वाला पहले लिख दो, पार्टी पहले द केस ऑफ लगा लो, या तो काट के फिर से लिख लो, व्हेन द केस ऑफ माई पार्टी, अभी करेक्ट ना करो, इज करेक्ट, सही हो ना, फिर अभी कटवाओगे भाई। व्हेन द केस ऑफ माई पार्टी इज करेक्ट, जब मेरे पार्टी का मुकदमा सही हो। देखिए ग्रामर का नियम का के बाद वाला पहले लिखा जाता है, प्रीपोजिशन के बाद वाला, लेकिन अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी में तो बाद में लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में पहले, क्लियर। तो व्हेन द केस ऑफ माई पार्टी इज करेक्ट, फुल स्टॉप कर दो। मुझे याद नहीं आता, तो लिखो मुझे याद नहीं आता कि फीस निश्चित, आई लिख ला, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आता, या आई कैन नॉट रिमेंबर भी कह सकते हो इसको, ठीक है, आई डू नॉट रिमेंबर कर दो, या आई कैन नॉट रिमेंबर भी कह सकते हो। कि फीस निश्चित करते समय, ठीक है, दैट वाइल डिसाइडिंग द फी, वाइल डिसाइडिंग निश्चित करना, DECIDING, वाइल डिसाइडिंग द फी, FEE फी माने फीस, हाँ मैंने कभी इसे जीत के शर्त के साथ जोड़ा हो, तो लिखो इसकी अंग्रेजी, आई हैड एवर कनेक्टेड, मैंने कभी जोड़ा हो, इसकी अंग्रेजी लिखा, आई हैड एवर कनेक्टेड, ठीक है, कनेक्टेड द कंडीशन ऑफ विनिंग द केस, द कंडीशन ऑफ विनिंग द केस, मतलब कभी जोड़ा हूँ, क्या जोड़ा हूँ, द कंडीशन ऑफ विनिंग द केस, मतलब जीत के शर्त के साथ, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ विनिंग मतलब मुकदमा जीतने की शर्त, मतलब वही जीत को शर्त के साथ, क्लियर। तो यहाँ जीत का मतलब मुकदमा जीतना, ठीक है। अब उसके बाद लिखो मेरा पक्षकार जीते या हारे, ठीक है, लिखो वेदर माई पार्टी, तो इसमें वेदर से बना गया, जैसे चाहे मेरा पक्षकार जीते या हारे, ऐसा भी आता है ट्रांसलेशन, तो भी वेदर आर लगता है, क्लियर। चाहे का सेंस रहता है, चाहे आए चाहे ना आए, वेदर ही लगेगा, क्लियर। तो इसका लिखा जाएगा वेदर माई पार्टी, चाहे मैं, ठीक है, 1 आर लोस्ट, जीते या हारे का अंग्रेजी, वेदर माई पार्टी 1 आर लोस्ट, इसमें चाहे का सेंस रहता है, चाहे का अंग्रेजी वेदर होता है, क्लियर। वेदर माई पार्टी 1 आर लोस्ट, जीते या हारे, कामा लगा दो तब तो के लिए, तब हाँ कामा कर दो। मैं अपनी फीस से अधिक या कम आशा नहीं करता था, क्लियर। आई डिड नॉट होप, मैं आशा नहीं करता था, आई डिड नॉट होप, मैं आशा नहीं करता था। मोर आर लेस, अधिक या कम, मोर आर लेस, देन माई फी, देन माई फी, अपने फीस से, क्लियर। तो ठीक है, तो आज का ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गया, तो एक ही वीडियो में पूरा कवर हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ऐसे ही और ट्रांसलेशन यानी पूरा सेट पाने के लिए अंसाल का चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।